প্রতিজবান রক্তরে বিন্দু হা হা হোর অনন্ত হিন্দু সেই হা হা হোর দুর্জয় লহরে झांसी ले प्रतिज्ञा जय रे। मैं सोचता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री से कुछ नहीं होगा। ये अगर भूपेन राइट। हजारिका ऐसा एक पर्सनालिटी है कि उनके ऊपर 10 15 20 डॉक्यूमेंट्री भी बने तो कम होगा। करे हाहाकार निशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। सन 2000 कारगिल युद्ध को 1 वर्ष बीत चुका था और दिल्ली में भारत के वीरों के सम्मान में पहला विजय दिवस मनाया जा रहा था। मंच पर सुधाकांता डॉक्टर भूपेन हजारिका उपस्थित थे। संगत यानी अकम्पनीमेंट के लिए ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और ना ही कोई आवाज या गायक। This solo performance stood out. It revealed and defined who Dr. Bhupen Hazarika was as a true Indic artist. हारमोनियम में वायु श्वास सी उभरी और हजारिका जी ने गंगा बहती हो क्यों गाना आरंभ किया। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। ब्रह्मपुत्र की भूमि से उपजा संगीत और कला से ओत-प्रोत भारत का ये महान सपूत भारत रत्न प्राय गंगा से ये प्रश्न अपने गायन के माध्यम से कर बैठता था। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज भाव से बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, हो गंगा तुम, हो गंगा बहती हो क्यों। इतिहास के पलटते पन्नों से उभरे प्रश्नों को बार बार उजागर देख प्रश्न करना, गंगा से ही प्रश्न करना, उस व्यक्ति के ही बस की बात लगती है जिसमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा, समर्पण, अनुराग, उपासना कूट कूट कर भरी हो, जो कला को, वाणी और गायन को भक्ति और भाव से प्रकृति और दिव्यता के मेल को भेंट के रूप में अर्पण कर पाए। वो थे डॉक्टर भूपेन हजारिका। ब्रिटिश राज्य में जन्म लिए और कलाकार के रूप में उभरे इस भारतीय ने इससे पहले कई बार इतिहास की पुकार और उसकी हुंकार सुनी थी। कई बार इतिहास को करवट लेते देखा था, भारत को कई युद्ध लड़ते देखा था। भूपेन हजारिका जी की वाणी अपने अंदर समसायिक घटनाओं और इतिहास का कंपन और हुंकार लिए भाव का ऐसा उफान लाती थी मानो ब्रह्मपुत्र की विशाल छवि अपने भीतर लिए हुए हो। उन्होंने तो कितनी ही बार नॉर्थ ईस्ट, असम और भारत को बहुत से अंतर्य संग्रामों से गुजरते देखा और कई बार इतिहास की छाप और प्रतिबिंब भारत के ललाट और भुजाओं पर पड़ते देखे थे। लेकिन इस पहले विजय दिवस के समारोह पर जैसे उनके द्वारा गंगा बहती हो क्यों के गान का सबसे सार्थक, पवित्र, मौलिक रूप लेकर उभरा और उमड़ा। प्योर, प्रिस्टाइन, पागनेंट। नमस्कार, आई एम सुमति महर्षि and you're watching Sanskriti with Sumati at Pamphlet. I am bringing a small and humble effort to pay a tribute to Sudhakanta Dr. Bhupen Hazarika ji while discussing what he means to the current and ongoing efforts in Assam for the preservation of indigenous culture and what he means to the youth of Assam and India. More than 15,000 students sang Sudhakanta Bhupen Hazarika's composition Manuhe Manuher Bobe in Assam's Nagaon district to mark his birth centenary celebrations. They came from 63 different educational institutions in Assam during the statewide celebrations marking the 100 years of an artist who has inspired more than 3 generations. It could be a coincidence, but this performance took place on the anniversary of Swami Vivekananda's speech delivered on September 11, 1893 at the world's Parliament of Religions. Swami Vivekananda, the tallest patron of Indic youth and continues to be the guiding force in India's harnessing of youth potentials in India's journey in development. Assam, under the leadership of CM Himanta Biswa Sarma, currently is working on the restoration of indigenous culture, and the scale of people, thought, efforts, resources and numbers involved is huge, whether in celebrations of Bihu and other indigenous forms of
सांस्कृतिक एक्सप्रेशन और वेदर ऑफ रिक्लेमिंग इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड। किसने सोचा था कि हजारिका जी, उनका व्यक्तित्व और संगीत एक दिन असम की रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल मिलाप का एक बड़ा आधार बनेंगे? क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन सत्रों और सत्रिया कल्चर के पॉलिटिकल रिक्लेमेशन में भूपेन हजारिका जी का बर्थ सेंटेनरी उत्सव एक माइलस्टोन बनकर उभरेगा? या किसी ने सोचा था कि दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री द बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र को एक दिन एक बड़ा ट्रिब्यूट देगा, दिल्ली से लिखित में भी और आसाम से उपस्थिति में भी? गवर्नेंस में देशभक्ति के सुर मिलने चाहिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, युवा, महिलाएं एक साथ देश का विकास मिलकर रीडिफाइन करने की क्षमता रखते हैं और रीडिफाइन करते भी हैं। और इस कांस्टेंट रीडिफाइनिंग के विटनेस रहे हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा, जिन्हें भूपेन हजारिका जी ने पॉल रोबसन की कॉम्पोजिशन के अपने ही वर्जन से इमॉर्टल ट्रिब्यूट दिया। Braving questions about life and human dilemmas and looking for answers in nature is embedded in the Bharatiya mind. Dr. Bhupen Hazarika's thinking and art reflects this Indic philosophy. His ability to turn to nature for music, for questions and answers, for decoding the mysteries of time and history was one quality among several others that distinguished him from so-called many other artists of his times. शिव की जटा से जिनका स्तोत्र हो, जिन्हें देवी के रूप में सदियों से पूजा जाता रहा हो, जो जीवन से लेकर मरण तक, जन्म से मोक्ष तक की यात्रा में भारतीय सभ्यता के कण कण में बसी हो, उनसे भक्ति का निर्मल आश्रय लेकर केवल वही कलाकार प्रश्न कर सकता है जो दुख और पीड़ा लिए गंगा के मातृत्व की विराटता को हृदय में उतार पाए। कला, स्वर, साहित्य, गान का एक अद्वितीय मिश्रण भूपेन हजारिका जी की सांगीतिक धरोहर में रचे हुए थे। उनकी स्वर शक्ति अप्रतिम, मिट्टी से उपजा, मिट्टी से ओतप्रोत और मिट्टी को ही समर्पित कलाकार। भारत में हारमोनियम के इतिहास में शायद वो एक ऐसे संगीतकार होंगे जिनकी वाणी और गायकी में हारमोनियम अपने गहन गंभीरता से उतार पाया हो। What would be a better example than Buku Hom Hom Kore in its journey from 1963 to 1993 when it was translated? दुख और पीड़ा का कंपन हो या जीवन के आके बाके उतार और चढ़ाव, चाहे प्रेम या विरह का भराव, भूपेन हजारिका पूरी आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे सुर पर स्थापित कर देते थे। और इसलिए, शायद इसलिए, उनके गीतों को सुनने के लिए और उनमें भाव के एक्सप्लोरेशन में भाषा कभी बाधा नहीं बनी। आइए आसाम और असमिया मास्टरों की चर्चा एक असमिया से ही करते हैं। I spoke to senior journalist, film critic and filmmaker Utpal Borpujari ji, who's currently working on a documentary on the artistic dimensions in Sudhakanta's Heritage of Art. Namaste Dada, welcome to the pamphlet and congratulations on the 100 years of Dr. Bhupen Hazarika. And I'm sure it's a very exciting year for you because you're working on a documentary dedicated to him. So before we come to the documentary and the work it involves, let me ask what the childhood memories are like as far as your connection with his work and art is concerned. Well, Bhupen Hazarika, when you take the name Bhupen Hazarika, it's a different emotion in Assam, and I presume the same emotion carries to a large extent in Bengal. Right. And everyone grows up hearing his songs, and they are part of our life, part of our culture, and it's almost like his songs flow in our veins. So it's that kind of emotion, and that's why when it's 100 years of Bhupen Hazarika's birth, which starts from today for entire year, the celebrations will happen for the whole year. Right. The thing is that it's unlike any other centenary celebration. I would say not only in Assam but anywhere else in India, especially when it pertains to cultural personalities. Right. So Assam has had many great sons, great cultural personalities who have left a great impact on the society and the socio-political scenario of the state. Right. But in the 20th century and in the first decade of
21st century, the imprint of Bhupen Hazarika is like no other. राइट, जो उनको बहुत सारे आर्टिस्ट से थोड़ा अलग भी कर देता है, बिकॉज ही वाज सो डीपली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट वाज गोइंग ऑन इन असम थ्रू द डेकेड्स. जी जी तो जी. उनका बहुत इम्पोर्टेंस उससे कनेक्टेड है, राइट? Yes, yes, कुड that's यू true. इलैबोरेट ऑन इट कि वो जो Yeah. कनेक्शन था उनका असम से, जो कनेक्शन था वो आकर उनकी कला में उतरा, संगीत में उतरा, हाउ ही रोट, व्हाट ही रोट एंड हाउ ही डिलीवर्ड इट. Right. तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए. Okay. So Bhupen Hazarika spent most of his life outside Assam. वो असम से बाहर ही रहे most of his creative or adult life. I mean, he was in Calcutta, he was in Mumbai, and of course in the late 40s he went to Columbia University to study mass comm. जिस टाइम में मास कॉम सब्जेक्ट के बारे में लोग जानते भी नहीं होंगे इंडिया में ठीक से, तो उसी टाइम वो मास कॉम पे पीएचडी किए थे. And the topic of his PhD was to use of mass communication in enhancing adult education in India. So you can see his visionary thought in the late 40s, early 50s. He was thinking along these lines: how mass comm can be used as a subject or as a tool to educate people, right? And जब वो वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, तो उस टाइम वो पॉल रॉबसन के उसमें पॉल रॉबसन को मिले. was one of the legendary, civil rights activist and singer, and he was deeply influenced by his work and the way he was working for his community, society, and all that. And I think that impact set Bhupen Hazarika's journey also as far as his cultural activities went, whether it's his films, whether it's his cinema or his writings, And और वो आके ही उन्होंने जो पॉल रॉबसन का ओल्ड मैन रिवर से इंस्पायर्ड होके गाना लिखा, जो असमिया में जिसको विस्तीर्ण पारोले बोलते हैं, जो गंगा बहती हो क्यों इन हिंदी. So that actually was a very strong socio-political commentary through his song. And throughout his life, he wrote many songs which reflects the society, the socio-political concerns, the political developments in Assam and around Assam, also in India. And that's why I say that there have been lot of, like you correctly said, there have been lot of cultural personalities, singers, musicians, filmmakers, who have done lot of work in, work that reflects the society and socio-political issues of their respective times. But Bhupen Hazarika का जो एक documentation का भी एक उनका एक angle था, which is like none other, I think, because he would write a song that would capture every important occasion and directly. It's so if you have a song during the 1962 India-China war, he wrote lamenting the loss of young lives, the young Indian soldiers, and he is very pained, and he wrote about the impact of those loss on their families, on the country, and all that. So like that, he has got many songs which talk of the common people of the society, and that's why he is like an icon like no other. So, Dada, as you said that it was several decades ago that he went to the US for a degree in mass comm, और एक जुड़ाव जो था सोशियो पॉलिटिकल हैपनिंग्स के साथ जो आसाम की थी, उसके साथ साथ मुझे एक सेंस ऑफ ड्यूटी लगता है टुवर्ड्स नॉट ओनली हिज आर्ट, not only towards Assam, but also himself as an artist. I think it made a huge impact on his own art and how he was delivering it. So what do you have to say about that? इसी से आई थिंक एक कनेक्शन, उनका जो जुड़ाव था आसाम के लोगों के साथ, वो और पक्का हो गया, क्योंकि जब आपका विजन ऐसा है तो आपकी कला में झलकेगा ही. एम आई राइट? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. ये जो आर्टिस्टिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी जो बोलते हैं लोग, वो उसका एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाल ही बोलूंगा भूपेन हजारिका दी है. बिकॉज ही always had the society and his people
in his mind while he was writing songs, he was singing, he was composing. So Hmm. that's why, even though he has he has songs on each and every emotion of life, whether it's a romantic song, Hmm. whether it's Bihu songs, whether it's patriotic songs. But why his impact is so much is that he wrote about the various issues facing the society in Assam and in the larger context, the society of India. So he had, if you name it, you have songs for every occasion, every issue, whether it's floods in Assam, whether it's a Chinese aggression, whether it's the formation of Bangladesh, whether it's the illegal immigration issue in Assam, whether it's Right. the militancy and insurgency issue in Assam and Northeast. He has songs on everything. So he was not only a singer, composer, or writer, he was also kind of documenting the society through his songs. So that's why his impact is, like you rightly said, his impact is huge and his impact is unparalleled. Any other artist in India who has done it like that for nearly, 7 decades Right. consistently. Yeah. तो जो आसाम के साथ कनेक्ट बना, उससे उनका नॉर्थ ईस्ट पूरे रीजन के साथ एक कनेक्ट बना, और उससे वो नॉर्थ ईस्ट के एम्बेसडर के रूप में बहुत गहरे रूप में उभर कर आए। उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? और आपने इसको असमिया होने के नाते वहाँ से देखा होगा, दिल्ली से भी देखा होगा, लेकिन वहाँ से भी देखा होगा। कैन यू एक्सप्लेन? Yeah, he became a cultural ambassador of Northeast, the strongest cultural ambassador, most impactful actually, because भूपेन हजारिका बोलते ही लोग बाहर, जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही, असम के बारे में ही सोचते हैं. So his ट्रू। face was synonymous with the culture and the people of Northeast. And yes, हम्म। he also did lot of work apart from his songs. He made films. He made several हम्म। films in Assamese. And one of his films was called Pratibdhani, which राइट। also had a Khasi dub version. It was based on a folk tale of Meghalaya. हम्म। And he used, even in the music of the film, he used lot of Khasi folk music sounds. हम्म। Then he ट्रू। made a Hindi feature film called Mera Dharam Meri Ma, which was the हम्म। first Hindi film to be made in Arunachal. It was sponsored by the हम्म। Arunachal government. And the हम्म। song, one of the songs in that film it has become like an anthem. It's almost like an official anthem of the state. हम्म। Arun Kiran Shees Bhushan, Hamari हम्म। Arunachal. So in हम्म। fact, when Nagaland was formed, when Meghalaya was formed, I mean separated from Assam as different states, he also had a kind of lament going out of him, and he wrote हम्म। songs lamenting those separation of हम्म। traditional ट्रू। brothers, and he saw everybody like his family, and that's why he हम्म। has songs on the communities of Northeast and their aspirations and their lifestyles and their culture, and हम्म। his impact is huge. I mean, it's no wonder that the Arunachal government is coming up with a museum on Bhupen Hazarika in Rohing in यस। Arunachal Pradesh. It will यस। be यस। inaugurated on 26th of this month. This हम्म। is apart from the huge celebrations that Assam ज़्यादा government हैपन। is राइट। planning, for throughout the हम्म। year. And हम्म। not only the government, every private organization, every cultural organization, every institution in Assam, and all हम्म। Assamese institutions in outside Assam, whether within India or outside India, every organization is celebrating his birth centenary in a befitting way. Hmm. 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 So, what I gather from what we know so far during the decades, and what I gather from your conversation, is that he was not only creating, but he was an audience to history as well. तो हिस्ट्री को, इतिहास को खुद बनते देखना, उसको विटनेस करना, और उसके साथ साथ मल्टीपल क्रिएटिव रोल्स। तो अब मैं उस पर आऊँगी जो उनके मल्टीपल क्रिएटर के तौर पर क्रिएटिव रोल्स थे, और वो संगीत तक ही नहीं सीमित थे। उसमें फ़िल्म, संगीत, डायरेक्शन, म्यूज़िक डायरेक्शन, कंपोजिंग, देन ही वाज़ अ पोएट, ऑफ कोर्स ही इज़ नोन एज़ द बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो Yeah. जब आप एज़ समवन हू इज़ डॉक्यूमेंटिंग हिज़ लाइफ एंड वर्क, और डॉक्यूमेंट्री में जो भी जाएगा, अभी उस पर भी एक सवाल मैं करूंगी आपसे,
तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा इतने सारे एस्पेक्ट्स को देखना और उसको डॉक्यूमेंट करके एक कहानी कहना। तो ये चैलेंज आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि उसके साथ इंफॉर्मेशन बहुत है, उसके साथ आर्ट बहुत है जुड़ी हुई। थोड़ा बताएं। जी। देखिए, भूपेन हजारिका आपने जो कहा वो तो सब है ही है, उसके अलावा भी वो आगे भी थे। वो राइटर थे, जर्नलिस्ट ट्रू। थे, हम्म। and then he became the president of Assam Sahitya Sabha, which is the highest हम्म। literary body of the state. हम्म। Then he was in politics actively, यस। though for brief periods. I mean, but राइट। he was in politics, so he was very much politically aware. He was very much socially aware, and not only aware, he felt very responsible towards the society and the socio-political environment of the state. You know, हम्म। so ये जो आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का आइडिया जब आया, तो इट वाज लाइक जंपिंग इनटू एन ओशन, यू नो एंड ये फील करता हूँ कि जबकि मैं ये अपने एक पर्टिकुलर एंगल से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ जो उनका बायोग्राफी नहीं है, जो हम्म। इट्स अ लुक इनटू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ हिज क्रिएटिविटी। बट मैं सोचता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री से कुछ नहीं होगा। ये अगर भूपेन राइट। हजारिका ऐसा एक पर्सनालिटी है कि उनके ऊपर 10 15 20 डॉक्यूमेंट्री भी बने तो कम होगा, उनका सारा लाइफ हम्म। का सारा कुछ एंगल अगर कवर करना हो तो हम्म। my effort is just to capture one particular aspect of his creativity, and my target audience primarily is the non-Assamese non-Bengali people, because क्या हुआ है, हम लोग जब मैं जैसे दिल्ली में पिछले 30 साल से हूँ, हम्म। और मैं ये रियलाइज करता हूँ वेरी स्ट्रांगली दैट भूपेन हजारिका को सारे लोग जानते हैं, हम्म। लेकिन उनके गानों को बहुत कम लोग जानते हैं। हम्म। मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स, बिकॉज वो हम्म। असमिया में लिखते थे और बहुत सारा गाना बंगाली में भी हुए, and कुछ हम्म। कुछ very limited number of songs have been done in Hindi, and most of these राइट। songs have been for films, for feature films, whether made by राइट। कल्पना लाजमी और आत्माराम जी और पहले जो भी हम्म। थे। हम्म। तो उनका नॉन फिल्म सॉन्ग्स का एक ही हिंदी में आया था, जिन जिन जो ट्रांसलेशन गुलजार साहब ने किए थे, और वो सारेगामा ने हम्म। उस टाइम HMV ने वो एल्बम रिलीज की राइट। थी। तो उस राइट। एल्बम में गुलजार साहब ने बोला था कि भूपेन हजारिका का गानों को ट्रांसलेट ट्रांसलेशन। करना बहुत बहुत टफ है, हम्म। क्योंकि वो हम्म। असम के जमीन से बहुत जुड़ी हुई है। राइट। तो वो प्लस मैं जैसे किसी को भी दिल्ली में या मुंबई में जैसे बात करता हूँ, भूपेन हजारिका का नाम तो आता ही है। मतलब मैं हम्म। असम से हूँ, बोलने से ही लोग भूपेन राइट। हजारिका बोलते हैं। हम्म। तो मैंने रियलाइज किया कि लोग प्राइमरीली उनका दो ही गानों को बाहर जानते हैं, एक दिल हुम करे रुडाली से, और दूसरा गंगा बहती हो क्यों। तो हम्म। उससे आगे उनका जो विशाल जो व्यक्तित्व और विशाल जो उनका जो काम किया है उन्होंने, उसके बारे में लोगों को वो ज्यादा पता एक्सप्लोर नहीं ही है। नहीं हो अब पाया। लोगों को, हाँ, मतलब हम्म। लोगों को पता है उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, गाए हैं, कंपोज किए हैं, बट क्या है पता नहीं। और जो हम्म। मैंने जो बोला आपको कि दैट सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स हम्म। एंड दैट एस्पेक्ट, उसके बारे में बाहर तो पता ही नहीं। तो मेरा फिल्म थोड़ा सा उसी एंगल को एक्सप्लोर करते हुए कि मैं बाहर के लोगों को, जो नॉन असमीज नॉन बंगाली लोगों को, उनका इस एस्पेक्ट के बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन दे सकूं। साथ में हम्म। obviously the film will be for people in Assam and Bengal also, because many of the younger generations would also not know many of these aspects that I am talking about. So it's हम्म। for everybody. हम्म। And also I think Bhupen Hazarika का गानों का जो डेप्थ एंड क्रिएटिविटी था, that is universal, that is global. So if हम्म। his message can be transported globally, I think he would become a global icon. He could have हम्म। become a global icon if his songs had traveled outside. It's like when Rabindranath Tagore's Gitanjali was translated into English, only then people knew how great a poet he was, and he ट्रू। was given the Nobel Prize. ट्रू। If it had not been translated into English, I mean, he would इट have वुड हैव been बीन। just another great Bengali poet who the world राइट। doesn't know. Yeah. Right, right. There is another aspect to his art, which is the leadership he showed towards preserving Satriya culture. और Yes. Satriya culture को
प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित रखना अभी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, करंट पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका. So, if I may ask, how would he have seen it in the current context? लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि वो लीडरशिप कैसा था, to help it get the classical status there. और उससे फर्क क्या क्या पड़ा, उससे सत्रिया कल्चर को प्रिजर्व करने में और उसको अफर्म करने में क्या क्या रोल मिला, उनके उनके कार्य का क्या रोल था ऐसा. तो भूपेन हजारिका जब वो 60s में 1960s में एमएलए बने थे, उस टाइम वो और विष्णु प्रसाद राभा जो अनदर कल्चरल आइकॉन है उस टाइम के, वो भी एमएलए थे. तो उन भूपेन हजारिका ने ये बोला हुआ है, उनका लिखा हुआ है, उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी बोले हैं कि उनका प्राइमरी एमएलए बनने का जो रोल था वो था एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स और एक फिल्म स्टूडियो असम में शुरू कराने के लिए. तो वो उनके लिए फाइट करा के ही गॉट बोथ द थिंग्स एस्टैब्लिश. वन इज दैट रविंद्र भवन कॉम्प्लेक्स इन गुवाहाटी, which I believe is under renovation right now, and the Jyoti Chitravan Film Studio, which is the state government owned film studio in Assam, and which has become a center of film production in Assam. तो वो उनका ही देन है. सिमिलरली वो जब संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने जो बहुत पहले ही होना चाहिए था, तो वो काम उन्होंने फाइनली अचीव किया कि सत्रिया डांस को क्लासिकल स्टेटस दिलवाया. एक्चुअली इसमें एक मैं सोचता हूँ ये एक इट्स एन बिटर ट्रूथ दैट unless somebody from northeast holds an important position in a central government body, a lot of things do not happen in northeast. तो ये सत्रिया डांस को एक्चुअली बहुत पहले ही कल्चरल क्लासिकल स्टेटस मिलना चाहिए था, बट उसके लिए एक असमीज या एक नॉर्थ ईस्ट के पर्सन को चेयरमैन बनना पड़ा, एंड तो उन्होंने कराया. एंड वो दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर. एंड उससे क्या हुआ कि सत्रिया डांस को जो रेस्पेक्ट बहुत पहले मिलना चाहिए था नेशनली, वो मिलना शुरू हुआ. So now you see lot of Satriya gurus teaching in Delhi, in Mumbai, in other places, and Satriya dance has now traveled much more than it used to earlier. And जैसे क्लासिकल स्टेटस मिलता है तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक उसका प्रॉपर स्टेटस होता है, जैसे भरतनाट्यम का है या ओडिसी का है. तो उस टाइप से अभी वो जो उनके टाइम पे उन्होंने शुरू किया वो अभी चल रहा है. और करंट कॉन्टेक्स्ट में मैं सोचता हूँ ये जो जैसे अभी जो सत्रिया का प्रमोशन हो रहा है, यू वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड ऑल्सो जो असम में जो जितने सत्राज में जितने वैष्णवाई छत्राज है, बहुत सारों में बहुत सारा एनक्रोचमेंट्स थे, encroachments of their land and all that. So वो अभी जो भी हटाने के लिए, जो illegal encroachment हटाने के लिए मुहिम चल रहा है, वो भी I think you would have been very supportive of it. Of course, with the I think you would have had the caveat that the people displaced should have been rehabilitated. I mean, they are being rehabilitated, but you would have been very clear about it. But you would have been definitely very, very happy about clearing the Satra lands of encroachments, and which like every indigenous person, every Assamese is happy about. That's so good to hear. ये जो भी अभी हो रहा है असम में संस्कृति का संरक्षण, which has seeped into the politics there, this is all being done for the coming generations, for the younger generations. Younger generations को अगर हजारिका जी की कला से एंड उनकी धरोहर से जोड़ने का कार्य किया जाए, तो उसके अंदर क्या क्या और करना चाहिए, होना चाहिए. क्योंकि जैसा आपने और हमने कितने सारे फिल्म फेस्टिवल्स अर्ली 2000s में जो हमने विजिट किए हैं, उन पर काम किया है, तो उस वक्त हमने दिल्ली में रहकर देखा है कि कैसे एक कनेक्ट बनता है generations का, especially the younger generations का, with the cinema of Satyajit Ray and Ritvik Ghatak and so many other people. But यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं to make it a pan India movement, और इसकी ज़रूरत काफ़ी reasons
की वजह से है. So it's just not involving Assam. It's involving the need itself is involving entire India today as we speak. So what can be done according to you? See, right, you are talking of a very important aspect, very important, point. Is that, you know, भूपेन हजारिका का मैसेज और उनका क्रिएटिविटी अगर अक्रॉस इंडिया लेके जाना है तो उसके लिए सिर्फ असम गवर्नमेंट या असम के ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं कर सकते. इसके लिए मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेना पड़ेगा, और in association with various state governments and also in association with various educational institutions, right? Universities, colleges, schools, and also cultural institutions, सबके साथ मिलके ये उनका जो क्रिएटिविटी को आगे, मतलब उनको उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके काम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट्स आई थिंक द रेस्पॉन्सिबिलिटी of not only the people and government of Assam, but of the central government and also various state governments. So, because उनके जैसे व्यक्तित्व मतलब ये सदियों में एक ही आते हैं. So I think one unfortunate thing is that उन्होंने जो भी फिल्में बनाई थी, उनके ज्यादातर फिल्में अभी एग्जिस्ट नहीं करती, उनके प्रिंट खराब हो गए, और हाँ, तो जस्ट एक या दो ही फिल्म उनका है. तो मैं मानता हूँ कि वो सब फिल्में दिखाना चाहिए लोगों को. But yes, but he made films, but his identity and his core creativity was his writing of songs, singing and composing. I think उस चीज को फोकस करके there can be workshops, there can be translation workshops, translations of his songs. Like जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर में बोल सकता हूँ कि मुंबई में जो असम एसोसिएशन है, उन्होंने वहाँ के कुछ मराठी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करके उन्होंने कुछ गानों को मराठी में ट्रांसलेट करवाया. तो वो 3-4 गाने जो भी थे, सुरेश वाडकर ने एक गाना गाया था, और भी मैं अभी भूल रहा हूँ कौन किसने गाया था. तो वो रिलीज भी किए थे, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है कि वो कुछ कॉपीराइट या कुछ उस टाइप का लीगल इश्यूज में अभी दे हैव बीन रिमूव फ्रॉम द digital media for the time being, but I am sure they will come back very soon. And उनका जो हिंदी में जो गाने जो एल्बम आए थे, वो तो ऑलरेडी उनके सारे वो अवेलेबल है. So people should listen to his songs from all across the country in Hindi and also in Bengali, Assamese. I'm sure with these days with the closed caption facility, many of songs would come with automatic, basic subtitles. So you would get the gist of the songs. So, and of course, even without understanding the language, you can just listen to the melody, because his songs were so melodious. He drew elements from Indian classical music. Though he was not a trained musician, he never learned classical music, but he was a born genius, I would say. So he drew from classical traditions. He drew from folk music of Assam and Northeast, and so his melodies are so beautiful and so engrossing. Right. What, as an Assamia, do you see as qualities in Hazarika ji, which we all must learn from as Bharatiyas? So I think the only quality I think we should imbibe is his immense sense of humanity and immense sense of being a global citizen, and that Vasudhaiva Kutumbakam जो हम लोग बोलते हैं. So in a real sense of time he believed in this, and he actually practiced it throughout his life. That's why he used to say that in Assam I can go into any home and stay there. It's like every house was his home. So I think that is the aspect we should learn, because especially at a time like this, when there are wars going on, there are a lot of mistrust, within the society, within communities, and so I think that is where we should. This is the only one message I'm sure Dr. Bhupen Hazarika would have loved to be followed out of all his ideas. Right. So I wish you the best for the documentary, and we'll connect again when it is released, made. तो कब तक आपको लगता है तैयार होगी
डॉक्यूमेंट्री ये बनकर? ये डॉक्यूमेंट्री अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, सो Oh, great. इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम आई होप इट विल गेट रेडी. एक्चुअली हम्म इसका काम शुरू हुई थी 2018 में ही. So, हम्म but after that, because of the कोविड pandemic and COVID, and then after that, certain financial issues, because it's a totally, it's a kind of personal passion project. So there has been no funding, nothing. So it's like with the help of a friend of mine and my parents and are supporting it. So we are slowly making it. We are not in a hurry, but of course we plan to complete it for public screening within this year during the centenary year. So I wish to come and watch the film when it is ready, and I wish your Yes. efforts all the success. Thank you so much for speaking with me, Dada. Thank you. Namaskar. Yeah. Thank you, and thank you for having me over at Pamphlet. And My pleasure. I hope, I request all your viewers to dig into the digital platforms and listen to Bhupen Hazarika's songs to understand his philosophy of life. यूरोपियन साहित्य भरा पड़ा है ऐसे कवियों से और कलाकारों से जिन्होंने प्रकृति और स्वर से प्रेरणा ली हो. भूपेन हजारिका was different. He observed nature to be part of it, not just as an audience, but as a participant. The confluence of Prakriti and Swara shaped his musical philosophy, and his understanding of nature was not disjointed from the huge aspect of Asamya identity and his identity as Bharatiya. जो कवि और संगीतकार प्रकृति से ही नहीं स्वयं से और समाज से भी प्रश्न करने का साहस रखे, उस कलाकार की क्रिएटिव ऑनेस्टी किस मिट्टी की बनी होगी सोचिए. While many of us were growing up observing Bhupen Hazarika's artistic stature, for us, he always remained the grand old man of Indian music, not just Assamia music. But that image of the grand old man did not conceal the interplay of childlike and youthful playfulness with which he instilled orchestration into his music and his compositions dedicated to Bihu and festivities. The ability to harness the best joys of youthfulness was going towards Bharat building. डॉक्टर भूपेन हजारिका की कला जितनी असम के और असम के लोक कल्याण से, समाज से, संस्कृति से जितना गहरा कनेक्शन रखती थी, उतना ही रस, भाव, गायन के व्याकरण, स्वर के अपार प्रवाह, शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग ना होने के बाद भी उससे प्रेरणा से जुड़ी हुई थी. उत्तराखंड में गंगा का स्तोत्र है. गंगोत्री से और देवप्रयाग के बाद की यात्रा से जुड़े कितने पहलू हैं गंगा के जो पूरे देश से जुड़े हैं. फिर भी डॉक्टर हजारिका का ये ट्रिब्यूट उनके 100वें जन्मदिन पर किसी समूहगान के गठन से या गूंजता नहीं सुनाई दिया उत्तराखंड में. उत्तराखंड से असम के उत्सव में ये छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान तो बनता था. What will take us to realize that any and every pan-India celebration of an artist will not and should not depend on the center and its initiatives. मास कम्युनिकेशन कोर्सेज जो सरकारी या निजी इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, उनमें से कितनों में डॉक्टर हजारिका के बारे में उनके जर्नलिस्टिक विजन और कला के मिश्रण के संदर्भ में बताया जाता है. शायद असम से बाहर तो डॉक्टर हजारिका के जन्मदिन पर स्कूलों में उनका नाम तक नहीं सुनाई पड़ता. सोचकर देखिए कि क्यों असम में डॉक्टर भूपेन हजारिका को दिए गए ट्रिब्यूट्स में ग्रैंड नंबर्स और स्केल से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. 7,000, 10,000, 15,000 से ऊपर बच्चे और युवा उनके गीत गा रहे हैं. श्रोता कौन है? स्वयं, दे देमसेल्व्स, असम, भारत. भूपेन हजारिका संस्कृति संरक्षक थे. असम ने ये सिखा दिया है कि संस्कृति संरक्षकों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे उन्हें हिस्ट्री का ही नहीं वर्तमान और भविष्य का भी भागीदार बनाया जाए. असम सिखा रहा है कि कैसे इतने विशाल और क्रिएटिव स्टैचर के व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट की कला और संस्कृति का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर और देश के सॉफ्ट पावर का एक विराट प्रतीक स्थापित किए रखकर देश की यंगर जनरेशन्स को उनकी हेरिटेज से जोड़ा जा रहा है. हजारिका जी के परफॉर्मिंग आर्ट्स हेरिटेज में वो बहुत कुछ ऐसा है जो लर्नर्स को इंटर रिलेशंस बिल्ड करना सिखाता है. एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जो स्पॉनिटी ऑफ थॉट मांगते हैं वो सिखाता है. रैपिडली इवॉल्विंग सब कॉन्टिनेंट कॉन्टेक्स्ट्स और ग्लोबल ऑर्डर के चलते इस स्पॉन्टेनिटी के द्वारा रिस्पॉन्ड करना, प्रदेश, रीजन, देश,
मिट्टी से सृजन को एक्शन में सम्मिलित किए रखना, सोशल चेंजेस को समझकर उन्हें नेशन बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्ड करने में बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। आज का भारत सृजनशील युवा का भारत है और असम में सुधाकांता भूपेन हजारिका के सेंटिनरी सेलिब्रेशंस में उसका पार्टिसिपेशन बता रहा है कि प्रदेश देश के संरक्षण में एक बार फिर से हजारिका का संगीत जनरेशनल बाइंडर के रूप में उभर रहा है और यूथ उसे रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। आज भी उनके संगीत का सेलिब्रेशन ये बता रहा है कि देश की मिट्टी का एक एक कण सृजन के लिए है, विकटताओं के होते हुए भी हारमोनी से, सुर से, सुंदरता से, धैर्य से नेशन बिल्डिंग के लिए है, समस्याओं के समाधान के लिए, नकारात्मकता से नहीं। भूपेन हजारिका के भाव स्वभाव से है। मे असम continue this momentum in restoration and reclamation of culture, cultural spaces and interconnections that nurture Bharat. For Assam, for the Northeast, for Bharat and Bharat's Yuva. Jai Hind.